इन प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स यानी साइंस। तो इस बार हम लेकर आए हैं न्यू बैच जो 2023 और 24 के लिए इंटर की बैच है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स 0 लेवल टू हाई लेवल, जिस पे हम बात करेंगे सबसे पहले साइंस की। साइंस शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आप साइंस पर यानी विज्ञान पर। विज्ञान क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं। यानी जो विज्ञान है ये सिंटिया शब्द से बना है। सिंटिया शब्द से जो लैटिन भाषा का है, कौन सी भाषा भैया? लैटिन भाषा। यानी जो आपका सिंटिया शब्द है, यानी ये लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। क्या होता है भैया? जानना। यानी इंग्लिश में बात करेंगे तो टू नो, ठीक। सिंटिया को SCIENTI, ठीक। यानी जो विज्ञान यानी जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक। जो कहाँ का, कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का, ठीक। अब बात करते हैं इसी सिंटिया शब्द को, ये जो सिंटिया शब्द है इसको संस्कृत में विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? विज्ञान। अब बात करेंगे इसी सिंटिया शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा गया, तो अंग्रेजी में इसे बोला गया साइंस। क्या बोला गया भैया? साइंस बोला गया। इसी में एक पूछ लिया जाता है अरबी भाषा में इसे क्या बोला गया, तो अरबी भाषा में इसे इल्म बोला गया। क्या बोला गया? इल्म। तो बात करेंगे यहाँ पर हम विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? एक सिंटिया शब्द यानी लैटिन भाषा का सिंटिया शब्द है, ठीक, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर हम बात करेंगे सिंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जानना होता है। बात करेंगे सिंटिया शब्द को यानी संस्कृत भाषा में क्या कहा गया? विज्ञान। अंग्रेजी में साइंस और अरबी में इल्म। जैसा आप सभी लोग जानते हैं विज्ञान विज्ञान चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ये विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। अब बात करते हैं विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, विज्ञान क्या है। तो आपको पता है विज्ञान की डिफिनीशन यही है, जो आपके आसपास होने वाली घटनाएं हैं इनका जो क्रम विधिवत अध्ययन किया जाता है वही है आपका विज्ञान। और आपको पता है हमारा जो जीवन है ये सरल हो पा रहा है, हम घर बैठे किसी से बातें कर पा रहे हैं, या फिर हमारे आने जाने के लिए इतने साधन प्रोवाइड हो गए हैं, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान की देन है। तो विज्ञान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो इस पर आगे हम बात करते हैं विज्ञान के प्रकार कितने हैं, यानी ये कितने पार्ट होते हैं। तो आगे बात करेंगे तो विज्ञान 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार के। कितने प्रकार? 6 प्रकार। नंबर 1 बात करेंगे तो हमारा भौतिकी। कौन सा हो जाएगा भैया? भौतिकी। भौतिकी बोले तो फिजिक्स। क्या हो जाएगा? फिजिक्स। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जैसा आप लोग जानते हैं इसे बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा बायो यानी जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे 4 नंबर पे तो हमारा हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। बात करेंगे 5 नंबर तो हमारा हो जाएगा भैया खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। और जो 6 नंबर पे आता है उसे बोलते हैं भूविज्ञान, ठीक। अब बात करते हैं तो विज्ञान के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो बात कर रहे हैं इसमें हम ये भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, या फिर वनस्पति विज्ञान क्या होता है, खगोल विज्ञान क्या होता है, और भूविज्ञान क्या होता है। तो आप लोग को पता है भौतिकी बोले तो फिजिक्स क्या है? जो हमारे आसपास क्रियाकलाप, जैसे आपने देखा होगा कोई भी आपका वाहन हो गया, या फिर मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, या फिर आपके आसपास जो भी विज्ञान की देन है, आपको इतना तो मालूम ही होगा, ठीक। तो वो भौतिकी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे फैन हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। बात करेंगे रसायन के अंतर्गत तो इसमें केमिकल के विषय में विशेष चर्चा की जाती है। कौन सी गैसें होती हैं, कितने प्रकार के तत्व होते हैं। रसायन विज्ञान यानी जैसे आपको पता है हीलियम, हाइड्रोजन, इनके ऊपर चर्चा होती है, या फिर 2 केमिकल को मिलाकर नया केमिकल या नया पदार्थ कैसे बनाया जाता है। बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। ये है जीव, यानी जो जीवों के बारे में अध्ययन कराए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, यानी उनके बारे में जो डीपली अध्ययन है,
कौन सी हड्डी कहाँ होती है, फेफड़ा कहाँ होता है, गुर्दा कहाँ होता है, कौन सी बीमारी होती है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बात करेंगे वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति मतलब वनों से संबंधित हो गया। खगोल विज्ञान, जो आप ब्रह्मांड जानते हैं, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, तो इनके बारे में चर्चाएं होंगी। बात करेंगे भूविज्ञान, मतलब भूमि, भू का मतलब क्या होता है, भूमि, तो भूमि के बारे में चर्चाएं होंगी। कहाँ की मिट्टी कैसी होती है, किस मिट्टी पे कौन सी जनजाति यानी प्रजातियां होती है, कहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो इनके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन जो हमारा यानी जो आप पढ़ेंगे वो है आपकी भौतिकी। कौन सा, भौतिकी। आपका ये जो सेशन होने वाला है, यानी डेली आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपका भौतिकी यानी, और इसमें न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी फिजिक्स जो है इंटर लेवल की, 0 लेवल टू हाई लेवल आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसमें हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। किसकी, भौतिक विज्ञान, यानी बात करेंगे फिजिक्स, काहे की, फिजिक्स, फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान। अब इसमें हम बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जी हैं। कौन है, न्यूटन। आपको पता है न्यूटन ने कितने योगदान दिए हैं, चाहे वो फिजिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे मैथ के क्षेत्र में हो। इन्होंने यानी न्यूटन ने समीकरण दिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है, जिससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, न्यूटन ने ही। द्वितीय नियम बताया था, जिसमें बताया था बल का व्यंजक, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, उसको भी न्यूटन ने ही बताया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम बताया था, न्यूटन ने तृतीय नियम बताया था, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसके वजह से ही कोई भी विमान उड़ते हैं या फिर सैटेलाइट लॉन्च होते हैं या फिर हम लोग कोई काम करते हैं तो दोनों को फायदा या नुकसान होता है। तो वो सब न्यूटन ने मतलब बहुत ही ज्यादा साइंस में योगदान दिया, इसीलिए भौतिक विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, न्यूटन को। लेकिन इसी में आ जाता है आधुनिक भौतिकी। किसका, आधुनिक भौतिकी के जनक, आधुनिक भौतिकी के जनक। भौतिकी के अगर जनक की बात करेंगे तो आइंस्टीन आते हैं। कौन आते हैं, आइंस्टीन। जैसा आप लोग को पता है मॉडर्न फिजिक्स, जो बोला मॉडर्न फिजिक्स होती है डुअल नेचर, जिसमें बात किया जाता है प्रकाश की दैतीय प्रकृति के बारे में। तो उसी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वहां पर इन्होंने तरंगों की खोज की। यानी आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, कौन सा, डेल ई बराबर mc²। बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान, यानी बताया गया कि अगर द्रव्यमान कोई लॉस होगा यानी द्रव्यमान की क्षति होगी तो उससे ऊर्जा मिलेगी। इन्होंने ही बताया था ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मेन हमें ये समझना है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन जी हैं। और अगर बात करेंगे आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो आइंस्टीन जी हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे हम अपने पहले लेसन की, यानी जो हम इंटर का 2023 का इंटर बैच है, यानी फिजिक्स क्लास 12th यानी सेशन बात करेंगे 2022 टू 23 टू 24, यानी आपको 23 से 24 में, जिसमें आपको डेली 1 लेक्चर दिया जाएगा, जिसमें आपको, और इसका मैं यहाँ पर करवाऊंगा, बाकी जो आपकी थ्योरी है वो आपको लिंक में दे दिया जाएगा, ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पर हम, जो हमारा पहला लेसन है आपका 12th फिजिक्स में, 12th फिजिक्स में जो पहला लेसन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। जो हमारा, वैसे तो हम बात करेंगे सब बुकों में अलग अलग नाम से प्रोवाइड होता है, किसी बुक में यूनिट में फर्स्ट, यानी जैसे बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में 4 लेसन दे दिए गए, या फिर किसी बुक में फर्स्ट यूनिट में 2 लेसन दे दिए। तो इसके ऊपर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें क्या है, लेसन वाइज पढ़ना है। तो पहला लेसन है हमारा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक,
तो इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही याद करते हैं यानी बात करते हैं इसमें सबसे पहले हमारा आता आवेश। क्या आता है? आवेश। तो इस लेसन की जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी आवेश। अब आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? तो आवेश यानी किसी वस्तु के चारों ओर, यानी ये चारों ओर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, रखने पर अपने चारों ओर लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही होता है आवेश। आवेश को उत्पन्न किया जाता है, मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। को बता रहे थे वैद्युत आवेश, यानी वैद्युत आवेश किसी पदार्थ के चारों ओर का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत यानी जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी जो आवेश होता है इस आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब आवेश क्या होता है? स्थिर होता है। क्या? जब आवेश स्थिर होता है, यानी हम लिखे दे रहे हैं आवेश। पहले तो इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे, किसी पदार्थ के चारों ओर का वह गुण, किसी पदार्थ के चारों ओर का वह गुण, किसी पदार्थ के चारों ओर का वह गुण जिससे वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। तो आप बोल सकते हैं आवेश एक प्रकार का यानी वह गुण है जो अपने आसपास यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। ठीक, तो यहीं से एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। प्यारा सा क्वेश्चन कौन सा बनता है भैया? कि जब आवेश स्थिर हो, आवेश स्थिर हो, आवेश स्थिर है, जब आवेश स्थिर होता है तो क्या होता है भैया? केवल विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? केवल वैद्युत क्षेत्र। ये कंपटीशन में भी पूछा गया भैया, डिफेंस वगैरह की क्लास में पूछा गया। जब आवेश स्थिर होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा? वैद्युत क्षेत्र। अब बात करेंगे आवेश गतिमान है, आवेश गतिमान है। जब आवेश गतिमान होगा तो तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र भी होगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। यानी बात करेंगे जब आवेश क्या होगा? गतिमान होगा तो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। ठीक भैया, अब आगे हम बात करते हैं इसमें आवेश। तो आवेश पर हो गया। अब आवेश क्या है? अब इसका मात्रक क्या हो गया? इसकी विमा क्या हो जाएगी? ये किस किस पर डिपेंड करता है? तो इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो इतना आप इसके साथ ले लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें हम आवेश। कहां पर चर्चा हो रही थी भैया? आवेश। तो आवेश को जो डिनोट किया जाता है किससे? स्मॉल क्यू, या फिर किसी किसी बुक में कैपिटल क्यू भी दे सकता है। वैसे तो 99% आपको स्मॉल क्यू ही मिलेगा। ठीक, बात करेंगे क्यू बराबर दो सूत्र होते हैं, एक होता है NE और दूसरा होता है क्यू बराबर IT। यहां पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात करेंगे E क्या है? तो E का फिक्स वैल्यू होती है, E होता है मूल आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बात करेंगे I क्या है? धारा है। T क्या है? समय। बात करते हैं इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक, विमा, या फिर ये कैसी राशि है? तो ये तीनों पूछे जा चुके हैं भैया। तो पूछा गया इसका मात्रक, तो एक मात्रक तो भैया होगा धारा, धारा का मतलब होता है एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। और समय का क्या होगा? सेकेंड। तो इसका एक मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, या एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोला गया भैया? कूलम। क्या बोला गया? कूलम। सबसे फेमस मात्रक है, यानी आवेश का मात्रक पूछा जाए तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। बात करेंगे इसकी डायमेंशन की, यानी विमा क्या होती है? तो आपको पता है धारा, धारा की विमा होती है A और टाइम की विमा क्या होती है? AT। तो यानी जो इसकी डायमेंशन मिलेगी आपको AT मिल जाएगी। ठीक, बात करेंगे कैसी राशि है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर, बोले तो अदिश राशि है। कैसी है? अदिश, स्केलर। ठीक, स्केलर और वेक्टर, यानी जब कोई चीज अदिश राशि होगी तो उसमें दिशा नहीं होगी, यानी ओनली मैग्नीट्यूड होगा।
ठीक। लेकिन जब कोई सदिश राशि होगी तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, और आपका जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है वो त्रिभुज के योग नियम का पालन करना चाहिए। इसीलिए तो आपको मालूम है, यानी जो धारा है, धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों? जबकि तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट क्या है कि वो त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए वो किसमें रखी गई? अदिश राशि में। ठीक, तो बात कर रहे हैं, यानी आवेश मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड या कूलम, विमा हो गई एटी, कैसी राशि है? अदिश। अब इसके बारे में और बताएंगे आपको, इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, इसका सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद बताया गया आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश, चार्ज, आवेश बोले तो चार्ज, यानी आवेश, यानी जो वैज्ञानिक एक, यानी विलियम गिलबर्ट, यानी वैज्ञानिक का नाम था विलियम गिलबर्ट, यानी विलियम गिलबर्ट, क्या नाम था भैया? वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट। इन्होंने बताया था, यानी इन्होंने दो वस्तुओं को लिया, ऐसे उनको आपस में फ्रैक्शन करवाया, यानी आपस में घर्षण किया, यानी रगड़ा, तो इनको तत्पश्चात इनको दो आवेश प्राप्त हुए। कितने आवेश? दो आवेश। यानी वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट के अनुसार आवेश दो प्रकार के। कितने प्रकार? दो प्रकार के। आपको पता है, यानी वैज्ञानिक, यानी जो वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट थे, इन्होंने बताया भैया जो चार्ज जो होते हैं दो टाइप से होते हैं, 2 प्रकार के। लेकिन अब ये जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने ये स्पष्ट नहीं कर पाए, यानी ये नहीं बता पाए कि उनमें से कौन क्या है, यानी उनका नाम नहीं डिफाइन कर पाए। जैसे हम गांव में जाते हैं, किसी से पूछते हैं भैया उनको जानते हैं? हाँ जानते हैं, उनके 2 लड़के हैं, लेकिन अब उनका नाम ना बता पाए। तो उसके बाद इनके बाद आए दूसरे वैज्ञानिक, इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है भैया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया जो पहला होता है धनावेश होता है, यानी एक का नाम इन्होंने धनावेश बताया और दूसरे का नाम क्या बताया भैया? ऋणावेश, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश दो, यानी विलियम गिलबर्ट ने बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि कौन कौन। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्पष्ट किया कि एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब इसमें बात करेंगे धनावेश और ऋणावेश पर। धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है, तो इसको हम पहले साफ कर दे रहे हैं। अच्छा, वैज्ञानिक जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने काफी योगदान दिया, तो इनके नाम पर जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है ना भैया, कौन सा मालूम है? यानी जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। कौन सा होता है? फ्रैंकलिन। यानी इन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया, यानी आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन होता है। अब बात करेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है फिर, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। लिखे दे रहे हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक या फिर आवेश का सबसे छोटा मात्रक, कौन सा? छोटा मात्रक। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो आवेश का जो भैया सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। कौन होता है? फैराडे, यानी कैपिटल F। बात करेंगे सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। कौन होता है? फ्रैंकलिन। अब पूछ लिया जाता है कई बार एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। अब लेकिन ये नहीं पूछा गया कि एक फ्रैंकलिन बराबर कितना होता है। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे। बात कर रहे थे धनावेश की और ऋणावेश की। हम बात करेंगे पहले धनावेश पर। किस पर? धनावेश। धनावेश की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज। फिर बात करेंगे ऋणावेश पर। बात करेंगे तो ये होगा आपका निगेटिव चार्ज। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका निगेटिव चार्ज। किसने बताया था? गिलबर्ट ने। किसने बताया?
गिलबर्ट। अब ये जो दो आवेश थे, यानी अगर आपको दिखे इलेक्ट्रॉनों में कमी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनों में कमी दिख जाए तो आप क्या बताएंगे? धनावेश। जैसे बोला जाए एक वस्तु में 5000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? तो आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनों की कमी मिले तो आपको धनावेश पे करना है। कहां पर करना है? धनावेश। अब बोला जाए ऋणावेश, तो ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब आपको याद कैसे रखना है? क्यों भैया ये कैसे हो गया? तो आपको पता है जब एक जो अमीर आदमी होगा, जो पॉजिटिव होगा, जो अमीर आदमी होगा, वो दान ही तो करेगा, और दान करेगा तो उसके पास क्या हो जाएगी? कमी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी दिखे तो तुमको क्या टिक करना है? धनावेश पर। लेकिन अगर आपको दिखे कोई ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब क्या है? कमजोर, वीक आदमी, दुर्बल आदमी, तो वो क्या करेगा? सब कुछ इकट्ठा करता चलेगा। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ये भी मिल जाए, वो भी, जैसे आपने देखा होगा मांगने वाले को ये भी दे दो, वो भी दे दो, ठीक है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यानी जो सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, तो कौन होगा? ऋणावेश। क्योंकि जिसके पास तो अधिक है वो देना चाहेगा, और दे देगा तो कमी हो जाएगी, और जिसके पास कुछ नहीं हो तो ले लेगा सबसे मांग के, तो उसके पास क्या होगी? अधिकता। तो यानी आपको याद क्या रखना है? इलेक्ट्रॉनों की कमी दिखे तो आपको उसकी प्रकार धनावेश हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मिल जाए तो आपको क्या बताना है? ऋणावेश। अब बात करेंगे इसमें हम, अच्छा इतना तो हो गया भैया। अभी आवेश किस किस पर निर्भर करता है? आवेश किस किस पर निर्भर करता है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बात करेंगे आवेश के गुण, आवेश के गुण। नंबर एक बात करेंगे, नंबर जो हमारा फर्स्ट होगा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आपने पढ़ रखा होगा समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा प्लस प्लस चार्ज है, या फिर माइनस माइनस चार्ज है, या फिर प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर आपको ऐसा मिल जाए यानी समान प्रकार के आवेश, ये समान ही तो है ना भैया, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी बोल सकते हो विपरीत प्रकार के, सॉरी भैया, समान प्रकार के। क्या लिखना है? समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। अब बात करेंगे, आपने नीचे देखा होगा यहां पर कौन है? विपरीत। कैसे हैं? विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं? आकर्षित। अगर आपको कहीं कहीं प्लस प्लस दिख जाए तो प्रतिकर्षण होगा। जैसे बोला जाए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है निगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनों पर अगर बोला जाए दो इलेक्ट्रॉनों, तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा भैया? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा? प्रतिकर्षण। लेकिन अब बोल दिया जाए एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के बीच, तो वहां पर आकर्षण। जैसे आपने देखा होगा नाभिक, तो नाभिक में क्या होता है? नाभिक कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है? तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2। कितने कणों से मिलकर बना होता है? 2। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन। अब बात करेंगे परमाणु, तो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में हम अभी और आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे किस पर कितना आवेश होता है, किसका द्रव्यमान कितना होता है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बस अभी तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज की। तो यानी समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की, इसमें आवेश का संरक्षण। कौन सा? आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण यानी जैसे हमने पढ़ रखा है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट। सेम डिफिनीशन यहां पर हो जाएगी। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहीं पर बताया गया किसी विलगित आवेश यानी जो विलगित निकाय होता है, विलगित निकाय, उसका आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित। बात करेंगे तीसरा नियम जो होता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। अब योज्यता की बात करेंगे। जैसे कोई निकाय है हमारा, निकाय है n आवेशों से मिलकर बना है। कितने आवेशों से? n आवेशों से मिलकर बना है। जैसे हमारा हो गया Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q1। तो यानी योज्यता का मतलब ही होता है योग से। किससे? योग से। तो इसका सूत्र होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 कहां तक हो जाएगा भैया? Qn। यानी जितने भी आवेश दिए हैं उन सबको जो जोड़ लिया जाएगा वही होता है आवेशों की योज्यता। ठीक। अब बात करेंगे इसके बाद चौथी प्रॉपर्टीज की। आवेशों की योज्यता हो गया भैया वेग पर निर्भरता। वेग पर निर्भरता यानी वेग पर कैसे निर्भर करता है? तो 4 नंबर पे बात करेंगे। यानी जो आवेश होता है ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसा आपको पता है, यानी अगर कोई वस्तु है वह स्थिर अवस्था में रखी है तब भी उस पर चार्ज वही होगा। अगर वही ऑब्जेक्ट यानी वही आपकी वस्तु किसी गतिमान हो गई यानी मोशन में आ गई तब भी उस पर चार्ज उतना ही होगा। अब इसके बाद बात करेंगे एक और 5वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी 4 तो हो गए, 5वें पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा भैया आवेश का क्वांटीकरण। गजब का पॉइंट है भैया, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं जो आवेश का क्वांटम प्रकृति होता है, क्वांटीकरण की बात करेंगे तो क्वांटीकरण क्या होता है? प्रकृति में इसमें थोड़ा सा हम डिफिनेशन लिखे दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक निश्चित वस्तु पर एक निश्चित और न्यूनतम आवेश होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है भैया ये। यानी आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो प्रकृति में यानी नेचर में जो आपका एनी ऑब्जेक्ट है यानी जो कोई भी आवेशित वस्तु है उस वस्तु पर एक निश्चित यानी फिक्स और न्यूनतम यानी मिनिमम जो चार्ज होता है। यानी जो कोई एक आवेशित वस्तु है उस पर जो कम से कम यानी उसका जो आवेश होता है उसे ही मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जैसा अभी पीछे हम बता भी चुके हैं। यानी अब बोला जाता है ये अभी तो सर ये क्वांटीकरण की डिफिनेशन नहीं हुई, तो इसमें आगे लिखेंगे यह गुण आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति कहलाती है। यानी यही जो आपका गुण है बताया गया, यानी जो आवेश यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जो न्यूनतम उसका क्या होता है? चार्ज होता है। यह जो गुण होता है उसी वस्तु का आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति कहते हैं। यानी जहां पर बात करेंगे आवेश का परिमाण, तो यहां पर बात करेंगे तो Q बराबर क्या होता है? Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne यानी प्लस माइनस। या फिर इसी में बोल सकते हैं यानी यहां पर जो वैल्यू होगी आवेश का पूर्ण गुणक होगा। क्या होगा? यानी प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक। यहाँ पर थोड़ा सा
आवेश का पूर्ण गुणक, आवेश का पूर्ण गुणक होता है, ठीक, जिसे मूल आवेश कहते हैं। यानी आवेश, यानी जैसे n बराबर, जैसे आपको दिख रहा होगा Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जो n बराबर है 1 2 3, यानी एनी वन प्लस माइनस का कोई भी नंबर रख सकते हैं, यानी इस n की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यानी जो यहाँ पर जो नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। यानी n क्या है, पीछे बताया जा चुका है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। तो अब यहाँ पर जैसे बोला जाता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e, यानी ये हो जाएगा, ठीक। यानी आवेश का मूल गुणक होना चाहिए, यानी ई, स्मॉल ई का मूल, यानी इसका स्मॉल ई का गुणक होना चाहिए, पूर्ण गुणक होना चाहिए। यानी बटे जैसे आपको मिले e/2 या 3e/2 या 5e/2, तो आदि का मान संभव नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा लिखा मिल जाए कभी बटे में, यानी आपको बुक में मिलेगा भी एक ऐसा क्वेश्चन, मैं करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस में, यानी उसमें पूछा जाता है किसका मान संभव नहीं है। तो अगर आपको कभी भी बटे में कोई वैल्यू मिल जाए ऐसी कंडीशन में, ठीक, जो पूर्ण गुणक ना हो, जो पूर्ण गुणक ना हो, वो आपका मान्य नहीं होगा, वो आवेश यानी वो संभव नहीं होगा, ठीक। देखो लिखा है, तो इसका मान संभव नहीं होगा, बल्कि इसे क्या बोला जाता है, क्वांटम, इसे बोला जाता है क्वार्क। क्या बोला जाता है, क्वार्क। तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल आपका नया लेक्चर होगा, इसी के बारे में और आगे बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा आवेश घनत्व तो क्या होता है, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी लेसन को कल हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।